हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिव्य एजुकेशन। आज है 4 सितंबर और 4 सितंबर से रिलेटेड हमारे जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि हमारे किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उन सभी को आज हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, और साथ साथ जो क्वेश्चन है और उनसे रिलेटेड इनकी व्याख्या भी देखेंगे हम लोग, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि जो क्वेश्चन है और उसमें ऑप्शन दिया हुआ है बस वही आ सकता है। ये होता है कि मतलब कोई टॉपिक है उससे रिलेटेड भी कई सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो एक टॉपिक से रिलेटेड जितने भी हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे यदि हम बात करते हैं कल के अभ्यास प्रश्न की, इसमें पूछा गया था कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो इसमें पहला था हमारा 2010, दूसरा था हमारा 2015, तीसरा था 2017 और चौथा था 2019। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2019। उसके बाद आते हैं व्याख्या में। तो यहाँ पे बताया जा रहा है सबसे पहले कि प्रणब मुखर्जी जी का जो जन्म है वो कब हुआ था? 1 दिसंबर 1935 को पश्चिम बंगाल के बीरभूमि जिले यानी कि मिराती गांव में हुआ था। वह कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में से थे और 2019 में उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि बात करें तो भारत रत्न से क्या किया गया था? विभूषित किया गया था। वह जुलाई 2012 से जुलाई 2017 तक देश के 13वें राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। ठीक है, तो अभी रामनाथ कोविंद जी जो हैं वो 14 नंबर के राष्ट्रपति हैं। तो ये जो मतलब इनसे पहले के राष्ट्रपति महोदय कौन थे? तो प्रणब मुखर्जी जी थे। ठीक है, तो इनका मतलब कब से कब तक ये राष्ट्रपति के पद पे रहे हैं। अब जैसे पूछा कि मतलब इनको भारत रत्न कब मिला था, 2019 में दिया गया था। और वहाँ पे पूछ भी सकता है कि कब से कब तक राष्ट्रपति पद पर रहे हैं या कितने नंबर के राष्ट्रपति थे। ठीक है, तो ये 13वें नंबर के राष्ट्रपति थे और 2012 से 2017 तक ये अपने पद पर रहे हैं। उसके बाद आता है हमारा अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा जा रहा है कि हाल ही में भारत ने पबजी गेम समेत कितने चाइनीज ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो इसमें पहला है 120, दूसरा 135, तीसरा 145 और चौथा हमारा है 118। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 118। इसके बाद व्याख्या की बात करते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि सरकार ने क्या किया है कि सरकार के द्वारा इस बार जिन चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाया गया है उनमें से पबजी के अतिरिक्त लिविक, वी चैट वर्क और वी चैट रीडिंग, ऐप लॉक, कैरम फ्रेंड्स जैसे मोबाइल ऐप शामिल हैं। भारत ने जून मतलब की बात करें तो भारत ने क्या किया कि जून के आखिर में टिकटॉक, हेलो समेत चीन के 59 ऐप यानी कि जो मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाया था और बाद में जुलाई के आखिर में 47 और चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाया गया। इस तरह अब तक चीन के 224 ऐप पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने धारा 69A के तहत इन मोबाइल ऐप्स पर बैन लगाने का फैसला किया है। तो इसमें आपको ये धारा भी याद रखना है, 69A है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने भारतीय विमानन कंपनियों को निम्न में से कितने प्रतिशत घरेलू उड़ानों के लिए मंजूरी प्रदान कर दी है। तो इसमें है पहला 40% और दूसरा है हमारा 60%, तीसरा है हमारा 80% और चौथा है हमारा 20%। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा होगा 60%। उसके बाद हम व्याख्या की यदि बात करें तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया कि भारतीय विमानन कंपनियों को 60% घरेलू उड़ानों के लिए मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके पहले एयरलाइंस को नेटवर्क कैपेसिटी का सिर्फ 45% इसका इस्तेमाल करने की मंजूरी थी। देश में 25 मार्च को लगाए गए लॉकडाउन के चलते विमानन सेवाओं पर रोक लग गई थी और बाद में 25 मई को घरेलू उड़ानों को 33% की क्षमता के साथ शुरू किया गया था। हालांकि होता क्या है कि देश में नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर अब भी क्या है? पाबंदी है। मंत्रालय ने 26 जून के आदेश को संशोधित करते हुए 45% क्षमता के स्थान पर 60% क्षमता के साथ उड़ानें परिचालित करने की अनुमति दे दी है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। तो
यहाँ पे अगला क्वेश्चन है हमारा कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने क्या किया कि वार्षिक परीक्षाओं के लिए निम्न में से कितने प्रतिशत सिलेबस को कम करने का फैसला किया है। तो यहाँ पे पहला है 80%, सेकंड है 10% और थर्ड है हमारा क्या है 25%, देन फोर्थ है 30%। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 30%। उसके बाद व्याख्या की बात करते हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे क्या लिखा गया है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने क्या किया है कि वार्षिक परीक्षा के लिए मतलब परीक्षाओं के लिए 30% सिलेबस को कम करने का फैसला किया है। कोरोना महामारी में बंद चल रहे स्कूलों के कारण प्रदेश में सरकारी स्कूल में 9वीं से 12वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाएं 70% सिलेबस के आधार पर ली जाएंगी। शिक्षा मंत्री ने बताया कि प्रदेश के सभी स्कूलों में अब मार्च में ही परीक्षाएं होंगी। हिमाचल सरकार ने 21 सितंबर से 50% शिक्षकों और गैर शिक्षकों को स्कूल बुलाने का फैसला लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने परसेंट इसने सिलेबस को कम कर दिया है, तो 30% कम किया है। और ये किस राज्य ने ऐसा कदम उठाया है, सो हिमाचल प्रदेश ने। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देन हमारा अगला क्वेश्चन है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स यानी कि GII में भारत 4 पायदान की छलांग लगाकर कितने स्थान पर पहुंच गया है। तो इसमें पहला है 28वें, दूसरा है 38वें और तीसरा है हमारा 48वें और जो चौथा है हमारा वो है 98। ठीक है, यानी कि 58वें। उसके बाद हम बात करते हैं, तो यहाँ पे राइट इसका आंसर हो जाएगा 48वें स्थान पर पहुँच गया है। यानी कि व्याख्या में इसको समझे यदि, तो बताया जा रहा है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स यानी कि GII में भारत पहली बार शीर्ष 50 देशों में शामिल हुआ है। भारत ने 4 पायदान की छलांग लगाई और 48वें स्थान पर पहुंच गया। भारत साल 2015 में 81वें, 2016 में 66वें, 2017 में 60वें, 2018 में 97वें और 2019 में 52वें। ठीक है, यानी कि 57 है यहाँ पे। तो और 2019 है उसमें 52वें स्थान पर था। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी कि WIPO की यह सूची 131 देशों और अर्थव्यवस्थाओं के नवोन्मेष प्रदर्शन पर आधारित है। इस सूची में स्विट्जरलैंड ने अपनी शीर्ष रैंकिंग बरकरार रखी है। स्वीडन दूसरे, अमेरिका तीसरे, ब्रिटेन चौथे, नीदरलैंड पांचवें, डेनमार्क छठवें, फिनलैंड सातवें, सिंगापुर 8वें स्थान पर तथा जर्मनी 9वें और रिपब्लिक ऑफ कोरिया 10वें स्थान पर है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तो शीर्ष का याद रखना है। स्विट्जरलैंड जो है वो अभी पहले स्थान पर है, स्वीडन दूसरे स्थान पर है, अमेरिका कितने में है, तीसरे स्थान पे है। ठीक है, उसके बाद अपना भारत है वो कितने स्थान पे है, कितने नंबर पे है, 48वें रैंक में है। और ये काफ़ी वर्षों के बाद ऐसा टाइम आया। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सो यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारा है कि केंद्र सरकार ने कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, अंग्रेजी और किस भाषा को जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा के रूप में मंजूरी दे दी है। तो यहाँ पे पहला है उर्दू, दूसरा है संस्कृत, तीसरा है तमिलनाडु, चौथा है कन्नड़। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा उर्दू। उसके बाद व्याख्या की बात करें तो बताया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर के लिए राज्य भाषा विधेयक लाने को मंजूरी दे दी है। इसके तहत क्या होगा कि उर्दू और अंग्रेजी के अलावा अब कश्मीरी, डोगरी और हिंदी को भी इस केंद्र शासित प्रदेश की आधिकारिक भाषाओं की सूची में शामिल किया जाएगा। कश्मीर को जम्मू कश्मीर में पहली बार राज्य भाषा का दर्जा मिलेगा। वहीं मतलब जो कश्मीरी भाषा है उसको, ठीक है, तो कश्मीरी भाषा को जम्मू कश्मीर में पहली बार राज्य भाषा का दर्जा मिलने जा रहा है। वहीं क्या होगा कि पहले से मान्यता प्राप्त उर्दू और अंग्रेजी राजभाषा के रूप में बनी रहेंगी। राज्य के अधिकांश लोग डोगरी और कश्मीरी भाषा का उपयोग यानी कि प्रयोग करते हैं, लेकिन इन दोनों ही स्थानीय भाषाओं को राजभाषा का दर्जा नहीं दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप ये एक बात ये याद रखो कि ये जो अभी हम भाषा पढ़े कौन कौन सी थी, हमारी कश्मीरी थी, डोगरी थी, हिंदी थी। ये हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं उनमें से डोगरी भी इंक्लूड है, हिंदी भी इंक्लूड है, कश्मीरी भी इंक्लूड है, लेकिन
अंग्रेजी अभी भी संविधान की 8वीं अनुसूची में जो लिखा हुआ है उसमें नहीं है। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी भाषा ऐसी है जो कि हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में उसका वर्णन नहीं किया गया है, तो वो अंग्रेजी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए आपको याद रखना है। एक बात और याद रखना है कि कश्मीर जो है, आप यहाँ पे देखते हो केंद्र शासित प्रदेश लिखा हुआ, ठीक है। तो कश्मीर अभी 31 अक्टूबर 2019 से इसे कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, जो कि पहले राज्य था। आर्टिकल 370 के तहत इसको विशेष दर्जा प्राप्त था, बट क्या किया गया है कि अब आर्टिकल 370 खत्म करके क्या कश्मीर और लद्दाख को एक अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, और ये कब बनाया गया है? 31 अक्टूबर 2019 से। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा जा रहा है कि कोल इंडिया 2023-24 तक कितने परियोजनाओं पर 1.22 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा? तो इसमें है 500, दूसरा है 100, तीसरा है 200 और हमारा चौथा है 300। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 500। उसके बाद व्याख्या में आए तो क्या बताया जा रहा है कि केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री प्रहलाद जोशी के अनुसार कोल इंडिया 2023-24 तक कितने परियोजनाओं पर 1.22 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा? को मतलब कि कोयला के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने के तहत कोयला मंत्रालय नित्य नए विकल्पों को तलाश रहा है। इस निवेश का उद्देश्य भारत को कोयले में आत्मनिर्भर बनाना है। ये 2023-24 तक 1 बिलियन टन का उत्पादन के लक्ष्य को हासिल करने में भी मदद करेगा। कोल इंडिया लिमिटेड को अगले 3 से 4 वर्षों में 14,200 करोड़ रुपए का निवेश करना है। उसके बाद आता है हमारा अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा जा रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भू विज्ञान और खनिज संसाधनों के क्षेत्र में भारत और किस देश के सहयोग को मंजूरी दी है? इसमें पहला है नेपाल, दूसरा है चीन, तीसरा है रूस, चौथा है फिनलैंड। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा फिनलैंड। उसके बाद व्याख्या में आते हैं तो क्या बताया जा रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया है कि मतलब कि भारत सरकार के खनन मंत्रालय के भूवैज्ञानिक यानी कि भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग और फिनलैंड के रोजगार और आर्थिक मंत्रालय के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग के बीच एक अहम समझौता हुआ है। यह MOU भूविज्ञान प्रशिक्षण, उपयुक्त विश्लेषण और खनिज पूर्वानुमान के क्षेत्र में सहयोग की सुविधा यानी कि बात करें तो सुविधा प्रदान करेगा। दोनों देशों के बीच वैज्ञानिक संबंधों को मजबूत करने के लिए भूभौतिकीय और भूकंपीय सर्वेक्षणों को अंतिम रूप दिया गया है। इसके अलावा क्या हुआ है कि समझौता ज्ञापन का उद्देश्य खनिज संसाधनों और भूविज्ञान के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक रूपरेखा और एक मंच प्रदान करना है। उसके बाद आता है हमारा अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा जा रहा है कि रक्षा मंत्रालय ने मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ रुपए का यानी कितने करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? सो इसमें पहला हमारा है 1,580 करोड़ रुपए, दूसरा है हमारा 3,580 करोड़ रुपए और तीसरा है 2,580 करोड़ रुपए और हमारा चौथा है 2,990 करोड़ रुपए। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2,580 करोड़ रुपए। उसके बाद आते हैं व्याख्या में। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि रक्षा मंत्रालय ने क्या किया कि मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए 2,580 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। यह कदम मेक इन इंडिया पहल को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने के लिए उठाया गया। यह अनुबंध टाटा पावर कंपनी, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड और लार्सन एंड टुब्रो के साथ मतलब कि हस्ताक्षरित किए गए हैं। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि यह यानी कि बात करें तो 6 पिनाका रेजिमेंट में ऑटोमेटेड गन एमिंग एंड पोजिशनिंग सिस्टम यानी कि बात करें तो AGAPS के साथ 114 लॉन्चर और 45 कमांड पोस्ट भी होंगे। उसके बाद आता हमारा अगला क्वेश्चन और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्न में से
किस देश ने विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया है? तो यहाँ पे पहला है नेपाल, दूसरा है भारत, तीसरा है चीन और चौथा है हमारा रूस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा इंडिया। उसके बाद बात करते हैं व्याख्या की। तो क्या बताया जा रहा है कि भारत ने विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया। इसे सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि CMEI यानी कि RI के आवासीय कॉलोनी दुर्गापुर में स्थित किया गया है। इसकी क्षमता की बात करते हैं तो 11.5 किलोवाट पावर की होगी। इस सोलर ट्री से किसानों को पंप, ट्रैक्टर आदि को चलाने में सुविधा होगी। वहीं यहाँ से उत्पादित बिजली को पावर ग्रिड में भी दिया जा सकेगा और सोलर ट्री की कीमत 7.5 लाख रुपए है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने कैलाश मानसरोवर के पास सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल स्थापित की है? तो यहाँ पे पहला है चीन, दूसरा है भारत, तीसरा है पाकिस्तान, चौथा है बांग्लादेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चीन होगा। उसके बाद व्याख्या में आते हैं। तो इसमें बताया जा रहा है कि चीन ने क्या किया है कि कैलाश मानसरोवर में एक झील के पास मिसाइल साइट का निर्माण किया है, जहां वो जमीन यानी कि बात करें तो क्या है कि जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल बना रहा है। ठीक है, मिसाइलें कई टाइप्स की होती हैं, जैसे आप देखते हो कि हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल, या सतह से हवा में, या हवा से सतह में, या सतह से जल में। तो ऐसी मतलब मिसाइलों के कई टाइप्स होते हैं और ये मिसाइल कौन सी है तो आपको याद रखना है कि ये नहीं समझ लेना कि एक ही टाइप्स की मिसाइल होती है। ठीक है, ये कोई किस टाइप की मिसाइल है, यानी जमीन से या की बात करें तो सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। ठीक है, ये झील कैलाश मानसरोवर का हिस्सा है। कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील, जिसे आमतौर पर कैलाश मानसरोवर स्थल के रूप में जाना जाता है, कैलाश मानसरोवर के पास ADF-21 नाम की मिसाइल तैनात की गई है। यह मध्यम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, तो ये कौन है? मध्यम रेंज की एक बैलिस्टिक मिसाइल 2200 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकती है। ये जो मिसाइल है यानी सतह से कहाँ तक? हवा में वार करने वाली मिसाइल है और ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है। और उसके बाद इसकी मारक क्षमता कितनी है? तो 2200 किलोमीटर तक ये इसकी मारक क्षमता है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं अगले क्वेश्चन में। यहाँ जो कि आज का हमारा अभ्यास प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है कि भारत के साथ किस देश को ऑनलाइन फिडे शतरंज ओलंपियाड 2020 का संयुक्त विजेता घोषित किया गया है? इसमें पहला है रूस, दूसरा है अजरबैजान, तीसरा है इंडोनेशिया, चौथा है चीन। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है, क्योंकि ये क्वेश्चन हम लोग पहले ही सॉल्व कर चुके हैं और आई होप कि आप सभी लोगों से ये आंसर बन जाएगा और आप लोग बताने की भी कोशिश करेंगे। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।